हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर मिश्रा, आप सभी का लीगल मेंटोर बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2022 यूटी खत्म हो चुका है और अब 2023 यूटी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और बेटा जी, इसी क्रम में हम बेसिक शिक्षा की पूरी टीम आपको 2023 यूटी की तैयारी में मदद करने के लिए आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा, यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको अपडेट करा है कि हमारा वरदान बैच जो स्पेसिफिक सीयूटी 2023 के लिए ओरिएंटेड है वह भी चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस पूरे साल हमारे पूरे बेसिक शिक्षा परिवार को इतना समर्थन दिया, इतनी मदद करी और यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। आपको मैं बता दूं कि आज की क्लास में या आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको सीयूईटी बीएलएलबी के लिए जो लीगल वाला आपका डायमेंशन है उसमें क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और क्या सिलेबस एनटीए द्वारा प्रिस्क्राइब करा गया, इस पे हम और आप चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इस बार एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराए, 2022 भी एनटीए ने कराया था, 2023 भी ऑब्वियस सी बात है एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। बेटा जी, आप इस पूरे अगर एग्जाम को एनालाइज करेंगे तो एक बात आपको ये समझ में आएगी कि जो एग्जाम का जो सिलेबस है, क्योंकि 2022 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इस तरीके से, तो 2023 वाला जो एग्जाम होगा उसके पास बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। आपको एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि जब भी आप एक लंबी तैयारी में जाते तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं उस पर्पस के लिए बेटा जी आप कितना प्रिपेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जवान हूं और मैं किसी वॉरफील्ड में जा रहा हूं तो मेरे से ये उम्मीद करी जाती है कम से कम मैं ये जानूं कि जिस वॉर में या जिस व्यक्ति से मेरा वॉर है उसके पास कितनी सुविधाएं हैं, उसके पास कैसी गन है, क्या उसके पास यूटिलिटीज़ हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। उसी प्रकार से जब आप एग्जामिनेशन में आते हैं तो जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है किसी परीक्षा को समझने की, चाहे वो आपका सीयूटी हो, चाहे आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, वॉट एवर एग्जाम इज इट, आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी पार्ट है आपको यह समझना पड़ता है कि सिलेबस क्या है। देखिए, क्या पढ़ना ये ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है, विच मीन्स आपको अपनी पढ़ाई को सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करना होता है। आपकी मेहनत आपके सिलेबस के करस्पॉन्डिंग चलती है। और इसी क्रम में बेसिक शिक्षा में खासकर जो लीगल वाला पोर्शन उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आप सभी को बता दूं, हमारे यहाँ वरदान बैच चल रहा है जिसमें हम सीयूटी 2023 के लिए सीयूटी 2022 के जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमने उससे सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमने शुरू कर दी है। और इसी क्रम में बेटा जी मैं आपको बताऊं, आज का जो ये वीडियो आपके पास जाएगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और यह सिलेबस बेसिकली एनसीईआरटी जो 2022 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था अभी हाल में एनटीए द्वारा, उसके द्वारा ही प्रिस्क्राइब बेटा जी है। आइए देखते हैं क्या क्या देखिए सिलेबस है। अगर आप यूनिट वाइज देखेंगे तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको बेटा जी पढ़ना है वह है जुडिशरी। बेसिकली जुडिशरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जुडिशरी में आपको यह जानना है कि स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, मतलब न्यायालय में हायरार्की कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में कई सारे डिवीजन होते हैं, वो आपको इसके बारे में पढ़ना और इससे सवाल भी पूछा गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी, मतलब जो संविधान है एक्चुअली उसके रोल्स क्या हैं और ये संविधान जो हमारा संविधान है हमारे जुडिशरी को इम्पार्शियल कैसे दिखाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका इम्पार्शियल, ये सारे डिस्कशंस बेसिकली आपको इसी चैप्टर के हेड्स में बेटा जी करनी है। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, इसमें आपको 2-3 केसेस भी पढ़ने हैं। और उसके बाद इस टॉपिक में यह बताया गया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है। उसके बाद कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यूज के बारे में बताया गया है कि न्यायालय और जो जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया है, इसमें केशवानंद भारती केस के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, इसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जानना है ना, इसमें कुछ आपको आर्टिकल्स जानने पड़ेंगे और ये सारे आर्टिकल्स आपके एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है जुडिशरी के हेड में, और आपको मैं बताऊंगा, आप जान के आश्चर्य होंगे, आप स्लाइड के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे 2022 में। तो ये एक बड़ा पोर्शन बेटा जी कवर करता है। फिर आगे आप देखिएगा, इसके अंदर इससे एक सवाल देखिए क्या पूछा गया था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट कब ऑपरेशनल आया। तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950। जब आप एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे उसमें पहले ही पेज पे आपको यह दिख जाएगा
कि 28 जनवरी 1950 वहां पे मेंशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको इधर उधर नहीं जाना है। यू आर सपोज टू स्टिच विद द एनसीईआरटी विथ योर सिलेबस। इतनी बात आपको बेटा जी ध्यान रखनी है। एक सवाल देखे जो मैं आर्टिकल्स की चर्चा कर रहा था, जुडिशरी वाले हेड में आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में डिस्क्राइब है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 143 में डिस्क्राइब है, अपील बाय स्पेशल लीव 136 में डिस्क्राइब है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट हाई कोर्ट 217 में डिफाइन है। ये सारा आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। आपके 12th में जो ये चैप्टर जुडिशरी का हेड है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन, और वहां से उठा के ये सवाल आपके एग्जाम में बेटा जी इस बार पूछ दिया गया था। तो कहने का मतलब कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि किस चैप्टर के किस हेड से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको लॉ के टॉपिक्स हैं जो बेसिकली ऐसे टॉपिक्स हैं जो लीगल वाले में डायरेक्टली ये लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके अंदर आपको जानना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इसके अंदर पढ़ना है। सेल क्या है, लीज क्या है, एक्सचेंज क्या है, गिफ्ट क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क क्या है, डिजाइन क्या है ना, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसमें देखिए एक सवाल आपसे पूछ लिया गया था कि डिजाइन क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है। जैसे आप सभी को पता होगा कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट है राइट ग्रांटेड ओवर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू पेंटिंग रिनाउंड आर्टिस्ट। एक तो ये हो सकता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, अ मार्क यूज्ड बाय अ शू ब्रांड दैट हेल्प्स पीपल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर्स। डिजाइन क्या है, कलर, शेप एंड पैटर्न ऑफ अ चॉकलेट रैपर। उसके बाद क्या बच गया भाई आपका पेटेंट। पेटेंट का मतलब आपने देखा हो ना, ड्रग्स होती कि पेटेंट दवा है कि जेनेरिक दवा है। ये सारा स्पेसिफिकली आपके जो ये प्रॉपर्टी वाला चैप्टर उसमें ये मेंशन हुआ है कि ये जैसे इसमें एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, इसमें नहीं आया तो हो सकता है अगली बार में आ जाएगा, है ना। ये सवाल है। आइए उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको अग्रीमेंट के बारे में जानना है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना है। इसमें 2-4 प्रोविजंस आपको बताए गए होंगे। ऑफर के बारे में पढ़ना, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब आपको इसमें इन डिटेल एकदम जाके ऐसा नहीं करना कि प्रिपरेशन में ही वकील बन जाना है, नहीं। जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब है, जितना प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से आप बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। फिर मेजर कौन होता है, कंसेंट क्या है, अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या है, वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज क्या होता है, ब्रीच क्या है, डैमेज क्या है। ये टॉपिक मेंशन है। इस टॉपिक को हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के हेड में पढ़ना है बेटा जी। आइए देखते हैं इस पे सवाल क्या आया था। इस पे सवाल ये आया था कि राज ने एक चिराग नाम के व्यक्ति को बोला कि अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, मार दूंगा। और इस डर में चिराग ने बेसिकली इसको बेच दिया, प्रॉपर्टी पे साइन कर दिया। तो ये क्या है, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब अब ये आप पढ़िएगा तो कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला हेड है वहां पे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, है ना। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है, एक एक वर्ड अपने आप में एक एक सवाल है, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ना है, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। टॉर्ट में आपको पढ़ना है कि टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, टॉर्ट का सोर्स क्या है, बैटरी और असॉल्ट क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या है, ट्रेसपास क्या है, नेग्लिजेंस क्या होता है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, ये पढ़ना है। और इन्हीं सब को देखिए आपको ये सवाल दिख गया था कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट का संबंध किससे है, अनलॉफुल हैरेसमेंट का मतलब क्या है, असॉल्ट का मतलब क्या है, ट्रेसपास टू द लैंड का मतलब क्या है। जैसे आप सभी को पता होगा कि असॉल्ट का संबंध होता है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी, तो सी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन इसका दिख रहा होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बेटा जी इसलिए दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं बाहर अंतरिक्ष नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से उठा के बेटा जी पूछा जा रहा है आपसे। फिर क्या पढ़ना है, अब इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमें पढ़ना है क्राइम क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इंटेंशन और मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया क्या है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखिए 1860, 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको जान के हैरानी होगी बेटा जी कि आपके इस एग्जाम में इनके सीक्वेंस के ऊपर एक सवाल पूछ दिया गया था कि सीक्वेंस के हिसाब से इसको अरेंज करिए। और यहां पे ऐसे देखिए डेट्स मेंशन है, देखिएगा
अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द सीक्वेंस ऑफ देयर, सीक्वेंस लगाना है, जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। उसके बाद एक आर्बिट्रेशन नाम का सब्जेक्ट है। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये समझिएगा कि इसके पहले मतलब ये बहुत अपने आप में रिवॉल्यूशनरी चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि न्यायालय हमारे यहाँ पे न्यायालय में क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो ये मदद करती है न्यायालय के ऊपर, जो न्यायालय के ऊपर बर्डन है उसको रिड्यूस करती हैं। तो आर्बिट्रेशन जो बेसिकली है उसमें एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग और आज के समय में कि बहुत डायनामिक कैरियर भी है इसमें। तो उसका चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है। एडवर्सियल इंक्विजिटोरियल सिस्टम के बारे में, इसको हम जुडिशरी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन कितने तरीके के होते हैं, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन क्या होता है, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। इस पे देखिए एक सवाल पूछ लिया गया था कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 ने इनमें से किसको रिप्लेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा क्लास 12 की तो कभी कभी वहां लिखा होता है डिड यू नो, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपके कंटेंट फिर बीच में एक अलग अलग कलर में आपको एक कॉन्ट्रास्ट कलर में लिखा रहेगा डिड यू नो, और वहां पे कुछ रिमार्क्स लिखे रहते हैं। बेटा जी ये सवाल उसी रिमार्क से उठा के पूछा गया है। उसी रिमार्क में ये लिखा गया था कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है उसने द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, द आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट और फॉरेन अवार्ड जो एक्ट है उनको रिप्लेस करके ये एक्ट आया था। तो उसने सवाल तरीका कैसे पूछ दिया कि इनमें से किसको रिपील नहीं किया था। तो कहने का मतलब एनसीईआरटी के बगल में अगर डिड यू नो लिखा हुआ है, आर यू क्यूरियस टू नो, जो ऐसे टॉपिक्स लिखे होते हैं, ऐसे फुटनोट्स लिखे होते हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। फिर बेटा जी है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब ह्यूमन राइट्स इन इंडिया में आपको जानना है कि इंडिया में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कहाँ है, भारत के हमारे संविधान के अंदर ह्यूमन राइट्स को कैसे डिस्क्राइब करा गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इससे भर भर के सवाल आए हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, एससी एसटीज के लिए है, ये कमीशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इस पे एक सवाल भी पूछ लिया गया था कि आर्टिकल 21A क्या है। तो आर्टिकल 21A को आपको सभी को पता होगा कि इसमें जो फ्री एजुकेशन होती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो ये बेसिकली पूछा गया है फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ते हैं हमारे संविधान से, ये वहां का सवाल है। उसके बाद आपको पढ़ना है लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन में आपको यह जानना है कि जो लीगल प्रोफेशन आज इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे, जिस प्रोफेशन को हम और आप आज विटनेस कर रहे हैं या आप लोग करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या रही हुई है, कौन वकील, वकील को क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, इंडिया में पढ़ाई कैसे होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज, ये पूरा एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस में मेंशन है, हिस्ट्री मेंशन है। यहां तक कि ब्रिटेन, यूके, कनाडा, चाइना, वहां पे कैसे वकालत प्रैक्टिस करी जाती, इन सब का डिस्कशन करा गया है और उस पे सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, लॉयर्स और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है कि एक लॉयर से क्या उम्मीद करी जाती है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, लीगल एजुकेशन भारतवर्ष में क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन बाहरों के देशों में क्या है सिस्टम, वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये सारे सवाल पूछे गए थे। इससे एक सवाल पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकालतनामा कौन फाइल कर सकता है, तो आप सभी को पता होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। उसके बाद एक चैप्टर है यूनिट 6 लीगल सर्विसेज करके। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि लीगल एड बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में कैसा है, लीगल एड स्टेट कैसे देती है, भारत के संविधान में इसके बारे में कहा चर्चा गया है, नालसा रूल्स आप सभी को पता होगा उसके बारे में है, लीगल एड की क्राइटेरिया क्या होगी, क्राइटेरिया से भर भर के सवाल पूछे गए थे, लोक अदालत से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली हेड्स आपको इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे और आपको बहुत एडिशनल नहीं जाके पढ़ना है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है, मतलब आप सिलेबस के हिसाब से चलिएगा, आपको सिलेबस से ना इधर ना उधर चलना है। अगर आप सोचे कि हम सिलेबस के साथ ये भी कर ले, दैट विल हार्म यू। आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है, ये आप बात मान के चले। अब जैसे ये एक सवाल है कि नेम द लेजिस्लेशन एक्टेड बाय द पार्लियामेंट जिसने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब देखिए कहीं ह्यूमन राइट लिखा है, कहीं फंडामेंटल राइट लिखा है, आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, आपको साफ साफ ये टर्म यूज किया हुआ वहां से मिल जाएगा।
उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपको जानना है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होती हैं, कन्वेंशन क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या होता है, जो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जानते हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्या होता है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, म्युनिसिपल लॉ, ये म्युनिसिपैलिटी वाला लॉ नहीं है, म्युनिसिपल लॉ दूसरा, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इंटरनेशनल लॉ और इंडिया के साथ क्या संबंध है, फिर मैकेनिज्म क्या होता है, इन सबको हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के हेड में डिस्कस करेंगे। अब आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे सवाल आपके इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट वाले पोर्शन से खूब भर भर के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अब जैसे एक सवाल पूछ लिया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, इसका एक नाम और है, तो इसका नाम होता है वियना कन्वेंशन। ये सवाल आपसे पूछ गया, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फर्क इतना है कि आपको याद आपको करना है, समझाऊंगा मैं, अब मैं आपको समझा दूंगा कि इसका पर्पस क्या है, लेकिन इट इज सपोज टू बी लर्न बाय यू, इसको आपको तो रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसमें एनटीए ने आपको लगभग 30 से लेके 35 30 to 35 लीगल मैगजीन की एक लिस्ट दे दी। और वो देखिए, ये जैसे लीगल एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया हुआ, एमिकस क्यूरी हुआ, ऑडियल ट्रम्पाटम हुआ, बोनाफाइड हुआ, ये बेसिकली क्या है, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके सामने दे दी गई है लीगल मैगजीन्स की। कैवेट इम्पटर हुआ, बोना वैकेंशिया हुआ, कॉर्पस डायरेक्टी, डैमनम सिने इंजूरिया, डाइन डैम, डॉलिन कैपेक्स, जस्टम जनरस, ये सारे आपके सामने बेसिकली लीगल मैगजीन्स दे दिए गए हैं। और ये आपके एग्जाम में हर सेट में एक ना एक सेट में एक, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन तीन पूछे गए थे, लेकिन पूछे गए थे। तो ये 30-35 अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एक सवाल तो तय है। जैसे ये पेरी मैटेरिया, पेरी इंक्विरियम, क्विट प्रोक्यो, रेस ऑफ डेसिडेंटी, रेस लिप्सा इक्विटर, हाँ ना, रेस जुडिकेटा, स्टे डेसेसिस, यूबी जस एबी रेमिडम, ये सारे आपसे पूछे गए थे। देखिए ये सवाल आया था कि कैवेट इम्पटर का संबंध किससे है, तो लेट द बायर अवेयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए इसी में क्या करा था इन्होंने, चार लीगल मैगजीन दे दी और आपको मैच द कॉलम करना है, विच मीन्स आपको सबकी जानकारी होगी तो ही आप कर पाएंगे। कहने को ये एक सवाल है, लेकिन सही मामले में 4 लीगल मैगजीन इसने पूछ दिया है। अब देखिए हमने बेसिकली क्या किया है कि क्वेश्चन को उनके स्लॉट्स के हिसाब से डिसाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया कि किसमें कितने सवाल पूछे गए। जैसे जुडिशरी में आप देखेंगे 15 जुलाई को 8 सवाल पूछे गए, उसके बाद 5 अगस्त को 7 सवाल, फिर 4 सवाल, 5 सवाल। अगर आप एक चीज देखिएगा तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया से किसी सेट में 13 सवाल पूछे गए हैं, 9 सवाल तक पूछ लिए गए हैं। लीगल सर्विसेज से किसी सेट में 10-10 सवाल पूछ लिए गए हैं। लीगल मैगजीन देखिएगा 2-1 लगभग सारे में पूछा जा रहा है ना। जुडिशरी लगभग देखिए 8 सवाल, 7 सवाल हर सेट में पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देखिए 9 सवाल, 8 सवाल, 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। लीगल प्रोफेशन से 9 सवाल, इधर भी 9 सवाल पूछे गए हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप देखिएगा तो 1 सवाल, किसी सेट में देखिए 5 सवाल पूछ लिए गए। 25 तारीख वाले में पूरा 5 सवाल पूछ लिया गया। टॉर्च से देखिए किसी सेट में 1 सवाल था, लेकिन 6 सवाल पूछ लिया गया। प्रॉपर्टी से देखिए 1 सवाल पूछा गया है, 5 अगस्त को पूछा ही नहीं गया था। क्रिमिनल लॉ में देखिए लगभग 3-3, 2-2 का सिस्टम सेट है। तो कहने का मतलब अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं तो जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्बिट्रेशन से खूब सवाल पूछा गया है। लीगल सर्विसेज से, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे भर भर के सवाल आपसे पूछे गए हैं। और आप देखिएगा ये जो टॉपिक्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, ये लॉ के टॉपिक्स हैं, इनसे 1-2 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन जो ये सारे टॉपिक्स है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इंटरनेशनल इंप्लीकेशन क्या है, आज भारत का कानून विदेशी कानून के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है, ये सब बेसिकली एक एडवांसिंग लीगल एजुकेशन है ना। तो ये सारी चीजें आपसे मिला के पूछी जाएंगी और ये पूछी भी गई हैं। अब सबसे खास बात, अगर आपको ये जो भी आपने सिलेबस डिस्कस करा बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एक कंप्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करना है, तो आप सभी को पता होगा कि हम एक वरदान बैच चला रहे हैं। वरदान बैच 2023 के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड बैच है लीगल के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इसके पहले जो हमारे पेड के कोर्सेज थे और बच्चे जो हमने जो क्लासेस मैराथन वगैरह ली थी, उनसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसने लीगल बीएचयू में एडमिशन पाया है, 99% तक परसेंटाइल वाले बच्चे हमारे पास हैं। ठीक है, और बेसिकली उन्होंने पढ़ा कैसे, यही जो एनसीईआरटी है, जो सिलेबस में आपके साथ डिस्कस किया, उन्हीं को पढ़ाया गया होगा।
तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वरदान बैच है इसकी प्राइस आप मान लीजिए इस सेगमेंट में मोस्ट अफोर्डेबल है। इसके लिए आप मेरे से बाजी तक लगा लेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। आपको अब देखिएगा इसी बैच में आपको जनरल टेस्ट और आपको लैंग्वेज की भी व्यवस्था मिल जाएगी। क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, एनटीए बेस्ड आपके टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन दिलाया जाएगा, वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल कराए जाते हैं। सीयूटी 2022 के सवाल बिल्कुल बाइफरकेट करके चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपके काउंसलिंग तक आपको मदद करी जाएगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। जब से आप फॉर्म भरेंगे, जब तक एडमिशन नहीं पा जाएंगे, पूरी टीम आपको यहाँ पे लगातार असिस्ट कर रही होगी। तो कहने का मतलब, और देखिए ये अचीवमेंट्स हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास 99 परसेंटाइल है ऑल सब्जेक्ट्स को मिला के। डोमेन में आप देखेंगे 550 से ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड आपके पास अब एक बड़ा अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके पास अब कंपैरिजन करने की व्यवस्था है कि 2022 का पेपर कैसा हुआ, किसने क्या कंपैरिजन करा, किसका सिलेक्शन कैसा है। आपके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज है, आप वेरीफाई कर लें। तो कहने का मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, हम आपको मदद करेंगे। आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ जुड़ना है। जैसे हमसे हो पाएगा, जिस एंड पे जाके हम आपकी मदद कर पाएंगे, हम आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, आपके साथ मदद करेंगे। हम आपसे भी सीखेंगे और आप हमसे सीखिए, ताकि आपने जिस भी प्रोफेशन में जाने का सोचा हो, आप उसमें बिल्कुल आगे जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये आप पढ़ा होगा, जो भी आपने आज समझा होगा, बेसिकली जो भी आपने सिलेबस के बारे में जाना होगा, ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। और अगर आपको 2023 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोफिस्टिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है तो वरदान बैच को जरूर ज्वाइन करें। आप स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे और सारी प्रोसीजर्स वहां पे अवेलेबल है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मिलेंगे आगे कभी और किसी और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए दिस इज ब्रज किशोर मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।